तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम जो है अपने जो दिल्ली पुलिस की सीरीज़ शुरू की हुई है पॉलिटी के क्वेश्चन जो आज की वीडियो में रहने वाले हैं, और 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटी के। आज 201 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त मित्र जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बहुत बढ़िया जेन्युइन कंटेंट जो है दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करनी है। जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि निम्नलिखित में से कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं। तो कौन है जो लोकसभा के सभापति नहीं है? प्रतिभा पाटिल है, बलराम जाखड़ है, सोमनाथ चटर्जी है, या फिर पी.ए. संगमा है। तो आपकी जो प्रतिभा पाटिल है ये जो है वो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा प्रतिभा पाटिल। यानी कि जो प्रतिभा पाटिल है ये राजस्थान के राज्यपाल के रूप में जो है 2004 से 2007 तक पदभार ग्रहण उन्होंने किया था। और जो प्रतिभा पाटिल उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। जो बलराम जाखड़ हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली की विशेषता एक है, तो वह है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बनाए रखना। विधायिका क्या होती है? ये विधायिका होती है कानून बनाने वाली, और कार्यपालिका क्या होती है? कानूनों को लागू करने वाली। यदि इसने कानून बना दिया, उसने लागू नहीं किया, तो दोनों के बीच हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच सामंजस्य होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, संसदीय जो प्रणाली है उसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका जो है अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदर कुमार गुजराल। दोस्तों, श्री इंदर कुमार जो गुजराल हैं वो 21 अप्रैल 1997 को भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2004 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, और वर्ष 2000 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो वे भारत के जो है 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर कि जो पी.वी. नरसिम्हा थे वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री, और वे जो है दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इन फैक्ट्स को दोस्तों आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपको जो है इकोनॉमिक्स से भी जो है बन सकता है। ठीक है, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो योजना भवन है वो नई दिल्ली में है। और योजना आयोग क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। योजना आयोग एक कार्यकारी निकाय था जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। यानी कि जो योजना आयोग था उसका नाम नीति आयोग कर दिया था 1 जनवरी 2015 को। और जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया हुआ? ठीक है, तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के वर्तमान संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, और इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसने केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया, और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी जो की गई है। और इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपने कमेंट करके बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख जो है किया गया है? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, आपको पता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो आपको पता है कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई देख, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री। ये कौन होते हैं? ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं इनके पास, जैसे कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मामलों वाला और आदि। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। इन्हें क्या होता है, मंत्रालय या फिर विभागों का जो है स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, या फिर ये क्या है कि कैबिनेट मंत्रियों से संबंध चेक किया जा सकता है। जो थर्ड है वो है उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों या फिर राज्य मंत्रियों से जो संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्य में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते, तो वह है 250। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। और इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखते हैं, यानी कि 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है, तो वह आपका अनुच्छेद 74 यानी कि 74। अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 70 इसमें क्या कहा कि अन्य अक्षमताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैंने कराया था। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? अध्यक्ष करता है, यानी कि स्पीकर लोकसभा का। और जो स्पीकर का चुनाव होता है वो लोकसभा के द्वारा उसके सदस्यों में से ही अपनी पहली बैठक के बाद अतिशीघ्र जो किया जाता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है। और जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन को इसको नोट कर लेना। और लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। और जो ओम बिरला है ये सर्वसहमति से जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो चुने गए थे, जो कि वर्तमान में भी हैं। नेक्स्ट है कि स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो है कार्यान्वित की जाती है? तो ये आपके जो है वो यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण माना जाता है? संसदीय प्रणाली का एक अवगुण तो बोलते हैं अस्थायी सरकार। इसमें कहता है कि सरकार जैसे कि 5 साल के बाद नई सरकार बनाना। ठीक है, तो इस तरह से होता है, अस्थायी सरकार होती है। यानी कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित जो संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो है महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जो है होती है 74 में। और जो 75 होते हैं उसमें कहते हैं कि मंत्रियों की नियुक्तियां होती हैं, उनके कार्यकाल होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, शपथ, उनकी योग्यता और मंत्रियों के वेतन व भत्तों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम लोकसभा के सदस्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की जो संख्या वो है 543, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश से है लगभग 80, और कर्नाटक में 28 है, आंध्र प्रदेश में 25, महाराष्ट्र में 48 जो सदस्य चुने जाते हैं। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का प्रावधान किया गया है। लोकसभा को निम्न सदन या फिर जनता का सदन आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट जो है तैयार किया जाता है? तो वो आपका जो है 112। ठीक है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 को। और उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण इसमें शामिल होता है। जो केंद्रीय बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्त का जो लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ये बना था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। यानी कि वर्ष 1918 में जो राज्य सचिव था एडविन सैमुअल,
और मोंटेग्यू और वोल्सराय चैम्सफोर्ड ने इन्होंने क्या किया था, उन्होंने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसमें मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण जो है भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1919। ठीक है, इसको अधिनियम जो किया गया था। नेक्स्ट है कि एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। एक जो स्थायी समिति होती है वो संसद के सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो दो सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनसे मिलकर बनी होती है क्या चीज़, स्थायी समिति। स्थायी समिति क्या होती है, ये स्थायी एवं नियमित समिति होती है। और कुछ प्रमुख समितियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और विशेषाधिकार समिति। और जो अस्थायी जो समितियाँ होती हैं उनको तटस्थ समितियाँ भी बोला जाता है, जो कि प्रयोजन विशेष के लिए तटस्थ समिति का निर्माण किया जाता है। उसके बाद होते हैं जांच समिति, इनका निर्माण किसी जो है वो घटना की जांच के लिए किया जाता है। सलाहकार समिति, यानी कि इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर जो है सलाह देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव, यानी कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सचिवालय के जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो लोकसभा महासचिव और राज्यसभा का महासचिव होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति करते हैं। यानी कि महासचिव का जो पद है वो भारत सरकार में कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। और लोकसभा महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति और राज्यसभा जो महासचिव है वो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके प्रति जो जवाबदेही होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो वह है आपका राज्यसभा का विघटन। दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसदीय सरकार की 3 विशेषताएं हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, केंद्रीय नेतृत्व और बहुमत प्राप्त दल का शासन। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, तो है आपकी 84। यानी कि लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो वो है 543, जिनमें से अनुसूचित जो जाति होने के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए जो भारतीय संसद के कोरम की आवश्यकता होती है तो वो आपका होता है यहाँ पर 10%। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 100 के सब पार्ट 3 में संसद की बैठक के लिए गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में कहें तो कोरम, तो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का जो 10वां हिस्सा है। अनुच्छेद 79 में जो संसद का गठन के बारे में कहा गया है, नोट आपने करना है कि अगर किसी सदन की बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष या फिर वक्ता को जो सदन स्थगित करना होता है। यानी कि जब तक क्या होता है 10% संख्याएं नहीं होंगी तब तक कोई भी बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या फिर विशेषता नहीं है। तो उसमें आपको हो जाएगा एकल कार्यकारी। ठीक है, यानी कि जो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा, यानी कि जिसको बहुमत मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो शासन करेगा। और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हो, नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, द्विसदनीय विधायिका होती है और गोपनीयता होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा जो है राज्यसभा के मामलों में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली जो अपनाई जाती है। तो राज्यसभा के चुनावों में जो चुनाव प्रणाली वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए एकल संक्रमण मत प्रणाली और गुप्त मतदान के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार की चुनावी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके तहत एक मतदाता के उप समूह निर्वाचित निकाय में आनुपातिक रूप से परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में
लोकसभा के डैश सदस्य और राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 15 और 7। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। यानी कि जो लोक लेखा समिति की जो स्थापना है वो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी और सभी राज्यों को जो है भारतीय संसद से जो लिया जाता है और 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से जो चुने जाते हैं। इन सदस्यों जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है और समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है और 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल का सदस्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह आपकी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है आपकी राज्यसभा में 31 है और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं और भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है, प्रधान सभापति होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से सदनों यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर सभापति और अध्यक्ष। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुला सकता है और संयुक्त बैठक जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह ले सकता है, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसको सलाह को माने या फिर ना माने। नेक्स्ट है कि भारत की अक्षमिकता नीति डैश के द्वारा संचालित की जाती है। तो ये आपका जो है वो कार्यरत कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। यानी कि भारतीय संविधान में जो भारतीय अक्षमिकता जो नीति है अधिनियम था जो 1950 के माध्यम से उसको जोड़ा गया था और जो अक्षमिक जो नीति है वो एक ऐसे कोष को संदर्भित करती है जिसे आपात स्थिति और आर्थिक संकट के लिए अलग रखा जाता है। यह कोष राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के पास होता है और प्रत्येक राज्य सरकार की अक्षमता नीति की जो स्थापना है वो संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। तो ये आपको हो जाएगा 110। ठीक है। यानी कि संसद में राजस्व एकत्र करने या फिर अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस तिथि या फिर परिस्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य जो है निर्हित किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों परिस्थितियों में। तीनों परिस्थितियाँ देख लेते हैं भाई। तीनों परिस्थितियाँ क्या है, एक तो है कि यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का प्रदान करता है तब उसको हटाया जा सकता है, यानी किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा यानी कि किसी भी कानून के द्वारा अयोग्य पोषित नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। और यदि वह पागल या फिर दिवालिया है, बिल्कुल। यानी कि तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। यानी कि इसने कहा है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ये है संसद के 3 अंग। और वर्ष 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन यानी कि लोकसभा के जो स्थान पर हैं जिनका जो नाम है वो राज्यसभा और लोकसभा जो है सब शब्दों को अपनाया गया था। जो राज्यसभा है वे उच्च सदन है और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है, यानी कि स्थायी कार्यपालिका। तो ये आपका प्रशासनिक सेवक, यानी कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सलाह करने या फिर सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद शामिल है। अधिकांश देशों में प्रशासनिक सेवक का चयन एक योग्यता और वरिष्ठता प्रणाली के आधार पर किया जाता है जिसमें परीक्षाएं शामिल हो सकती हैं और भारत उसी प्रणाली का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है।
तो भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। जो प्रधानमंत्री ये मंत्रिपरिषद का नेता होता है और वह अपने पद से त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद में बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनमें लिए गए फैसलों को बदल सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो नामांकित करता है, तो यह जाएगा 331, यानी कि अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा भारत की लोकसभा एवं राज्यसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय की आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों और विस्तार की करने की जो शक्ति है, और अनुच्छेद 325 यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा या फिर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनावों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट है कि संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन सा संशोधन किया जा सकता है? संशोधन जो कर सकता है तो वह आपका संसद, यानी कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और अनुच्छेद 368 जो संसद है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित किए बिना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्याहन जो किया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, और जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 153 के तहत भारत का एक राज्यपाल होगा, और भारत में राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 161 समा तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रयास पर्यंत पर पद धारण करता है? तो वो आपका भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि अनुच्छेद 155 क्या है? इसमें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156(1) जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। अनुच्छेद 156(2) यानी जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में इस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती? तो आपका राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। भारत में राज्यपाल जो कि राज्य का विधायी प्रक्रिया में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र को समन और स्थगित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह
कि किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो ये आपका अच्छा है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 161 क्या कहता है? ये क्षमा आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश को माफ़ करने, लघुकरण करने की जो राज्यपाल को शक्ति देता है। और अनुच्छेद 163 क्या होगा? मंत्री परिषद होगी जो कि राज्यपाल को सलाह देगी, सहायता करेगी। अनुच्छेद 167 यानी कि राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 168 यानी कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? तो यह आपका 7वां संविधान संशोधन। बात करें 5वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1955 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों के गठन, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में बदलाव से जुड़े प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर राज्य विधानमंडल को अपने विचार देने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959 में इसके द्वारा क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि जो है बढ़ाई गई है। और 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1961 के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो वो जो आयु है वो है आपकी यहाँ पर 35 वर्ष। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं राज्य की। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो वह बुलाता है आपका राज्यपाल। और केंद्र में कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 155 यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल को या राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल पुनः नियुक्ति के लिए भी योग्य होता है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 200 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 164(1) जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 201 जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या फिर उस पर रोक लगा सकता है।